गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बेसिकली न्यू चैप्टर डिस्कस करना है। ठीक है। मैकेनिज्म वाला पार्ट ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सेशन हम रखेंगे बीच में भी। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे विद रिगार्ड्स टू एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट जो भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक साथ। बट आज से स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड यूनिट जो हमारा बेसिकली है गेट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गेट से। ठीक है, सो गेट्स। तो अगर हम बेसिकली गेट्स की बात करें, ठीक है, गेट्स का पर्पस क्या होता है सबसे पहले तो। गेट्स है क्या वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले पर्पस है क्या, कहाँ यूज करते हैं हम बेसिकली गेट्स का। ट्रांसमिशन। ठीक है, यस, ट्रांसमिट पावर, पावर ट्रांसमिशन में बेसिकली यूज होता है, बिल्कुल करेक्ट। बट पावर ट्रांसमिशन में सिर्फ गेट्स ही यूज नहीं होता, आपके बाकी और चीजें भी यूज होती है ना। जैसे अगर हम बात करें, बेल्ट पुली सिस्टम आपने देखा होगा, पुली ड्राइव सिस्टम देखा होगा आपने, बेसिकली चेन सिस्टम देखा होगा। बाइसिकल्स में बेसिकली क्या होती है, चेन यूज होती है, मोटरसाइकिल में भी चेन यूज होती है, बेल्ट का यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के बहुत तरीके हैं, बट उसमें एक वन ऑफ द वे आपका बेसिकली क्या है, गेयर्स। तो नो डाउट गेयर्स बेसिकली आपका मोशन ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन की अब बात करो, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। बट पावर ट्रांसमिशन के लिए जैसे हमने बोला, आपका चेन भी पॉसिबल एक मीडियम हो सकता है, ठीक है, बेल्ट भी एक पॉसिबल मीडियम हो सकता है। बट जब हम गियर की बात करते हैं, गियर का स्टडी करते हैं, तो गियर इन सबसे डिफरेंट कैसे है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नो डाउट ऑल आर पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस, बट गियर्स कैसे डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू बेल्ट, चेन, लाइक दिस। तो कैसे डिफरेंट है बेसिकली गियर इनके कंपैरिजन में, बताओ कैसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट है। कॉम्पैक्ट एंड नीड लेस स्पेस, हाँ ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। और इसके अलावा गियर्स आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, कॉम्पैक्ट, बिल्कुल ठीक है आपका, सही रीजन है, बट इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, पावर लॉस इज लेस कंपेयर्ड टू अदर, टॉर्क मल्टीप्लायर। और पावर लॉस क्यों आप बोल रहे हो, पावर लॉस कम क्यों है, बेल्ट और जो चेन सिस्टम है वहां पे ऐसा क्या हो रहा है जो गियर्स में नहीं हो रहा है। ठीक है, बेल्ट और चेन को आप कंसिडर करते हो एज अ पावर ट्रांसमिशन टूल, तो वो कैसे डिफरेंट है गियर के कंपैरिजन में। यस करेक्ट, पर स्लिपिंग, आपने देखा होगा बेल्ट सिस्टम, बेल्ट पुली सिस्टम, तो बेल्ट सिस्टम में क्या है बेसिकली स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लिपिंग देयर विल बी सम लॉसेस। तो स्लिपिंग एक टेंडेंसी है जो बेल्ट हो गया, आपका चेन हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्व होती है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम क्या बात करें, गियर्स आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन, बिल्कुल करेक्ट है। अदर देन गियर अगर हम बात करें, अदर देन गियर्स, अदर देन गियर वी हैव बेल्ट, चेन। ठीक है, मैं नहीं बोल, तो बेल्ट हो गया, चेन हो गया, गैस के कंपैरिजन में आपके पास ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, अदर देन गैस बेल्ट चेन कैन आल्सो बी यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन, कैन आल्सो बी यूज्ड।
इन पावर ट्रांसमिशन. कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन. करेक्ट. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन बेल्ट चेन एंड द गियर, वो है स्लिपिंग टेंडेंसी. स्लिपिंग टेंडेंसी विल बी हाई इन केस ऑफ बेल्ट एंड चेन. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लिपिंग देयर विल बी सम लॉसेस इन पावर. ठीक है. तो इसलिए गेयर्स एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू बेल्ट एंड चेन. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप गियर का कंपैरिजन करोगे बेल्ट चेन के कंपैरिजन में, तो गियर्स आर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बेल्ट एंड चेन. ठीक है. बेल्ट जो गियर्स है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग, देयर डिजाइन. तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे डिफिकल्टीज हैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी और डिजाइन लेवल पे भी. तो ऑब्वियसली बात है उसका कॉस्ट ज्यादा होने वाला है, एक्सपेंसिव होने वाला है एज कम्पेयर टू बेल्ट एंड चेन. बट ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव है, बट देर विल बी सम एडवांटेजेस. एडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि देर विल नॉट बी एनी स्लिप. ठीक है. तो इसलिए गेयर्स को हम कई बार पॉजिटिव ड्राइव भी बोलते हैं. ठीक है. एंड बेल्ट एंड चेन्स आर ऑल्सो नोन एज नेगेटिव ड्राइव. पॉजिटिव ड्राइव इसलिए जस्ट कि वहां पे स्लिपिंग नहीं होती है, जहां स्लिपिंग हो रही है उसको हम नेगेटिव ड्राइव भी बोलते हैं. ठीक है. वो दूसरा नेम में जिस हम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पॉजिटिव ड्राइव जस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपका कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाला इन केस ऑफ गेयर्स. ठीक. करेक्ट. तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना नीचे. इन केस ऑफ गेयर, in case of gear there is no slipping. There is no slipping. That's why we consider it as positive drive. ठीक है. पॉजिटिव ड्राइव. ठीक है. ये चीज. तो इन केस ऑफ गियर क्या है, नो स्लिपिंग. ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद होनी चाहिए कि देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग. ठीक है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव ड्राइव. ठीक है. ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है. ये चीज क्लियर है. अब देखो क्या होता है, देखो गियर का कंसेप्ट आया कहाँ से. लेट सपोज आपके पास कोई डिस्क है. ठीक है. लेट सपोज आपके पास दो डिस्क है. एक डिस्क आपके पास ये लाइक दिस, एंड दूसरी डिस्क आपके पास ऐसा कुछ है. ठीक है. लेट सपोज दूसरी डिस्क आपके पास जो है, ठीक है, इस तरीके से. ठीक है. ये आपके पास दो बेसिकली डिस्क अवेलेबल है. ठीक है. सर्कुलर डिस्क आपके पास इस तरीके से. ठीक है. लेट सपोज ये आपके पास मूव कर रहा है दिस डायरेक्शन. ठीक है. ओमेगा 1. ठीक है. ऑब्वियसली बात है, इसका रोटेशन विल बी लाइक दिस, ओमेगा 2. ठीक है. इस तरीके से. करेक्ट. अब अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी लिखना है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी लिखना है. ठीक है. लाइक दिस. यहाँ पे इसका वेलोसिटी लिखना है. तो वेलोसिटी विल बी व्हाट, r1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2. करेक्ट. ऑब्वियसली बात है ना, वेलोसिटी विल बी सेम ना. अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो, उस पॉइंट पे दो वेलोसिटीज पॉसिबल ही नहीं. अगर दो वेलोसिटीज पॉसिबल हो रही है, इट मींस देयर इज स्लिपिंग. तो क्या होगा, स्लिपिंग के चांसेस होंगे. अगर ये रिलेशन कब वैलिड है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रिलेशन कब वैलिड है, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग. व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग. नो स्लिपिंग. ठीक है. इस तरीके से व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग. ठीक है.
तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि ये दो डिस्क है, फ्रिक्शन डिस्क बेसिकली हम नाम बोलते हैं ना, दो डिस्क है बेसिकली, और कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है जो आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, जहाँ पे टच कर रहे हैं बेसिकली, वहां पे आपका वेलोसिटी सेम मिलने वाला है। हाँ, अगर स्लिपिंग होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट। वेलोसिटीज इक्वल है जस्ट बिकॉज कि आपने कोई स्लिपिंग कंसिडर नहीं कर, ठीक है। बट जब आप डिस्क का एग्जांपल ले रहे हो तो आपको एक चीज माइंड में रखना है कि वेलोसिटीज आर नॉट टू मच हाई, वेलोसिटीज हाई नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। लो वेलोसिटीज हमारा कंसिडरेशन रहने वाला है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी कंसीडर करोगे देन डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर केस में कुछ ना कुछ आपको स्लिपिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है R1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू R2 ओमेगा 2 फ्रिक्शन डिस्क के केस में, ये तब तक वैलिड है जब तक आप एक लो वेलोसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो लो वेलोसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो तो फ्रिक्शन डिस्क कैन ऑल्सो हैव अ परफेक्ट रेशियो, परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो स्लिपिंग टेंडेंसी हमें ऑब्जर्व करना है। अब आप जब भी पावर ट्रांसमिशन की बात करते हो, जो हम गेट्स पढ़ रहे, गेट्स इसलिए ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं देखने को मिलती, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू अदर, जैसा का बेल्ट और चेन हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम नाम लिख सकते हैं फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिस्क हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो एट लो वेलोसिटी जब आप ऑपरेट करो तो आपको बेसिकली सेम वेलोसिटीज मिलने वाला है कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो स्लिपिंग हो सकता है। अब ये चीज है, अब हमें तो हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट कराना है, तो गियर का जो कंसेप्ट आया ना वो फ्रॉम दिस फ्रिक्शन डिस्क की है। तो क्या है, क्या किया गया, ये फ्रिक्शन डिस्क हमें जब अपने हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट किया तो हमें ऑब्जर्व होता है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि जस्ट कि स्लिपिंग हो रही है, तो स्लिपिंग हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, तो पावर ट्रांसमिशन उतना बेटर वे में हो नहीं पाएगा। तो क्या किया गया, जस्ट यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके फ्रिक्शन डिस्क में बेसिकली क्या किया गया, टूथ कट कर दिए गए, ठीक है। टूथ कट किए गए, ठीक, ऐसे टूथ कट किए गए, आप देखोगे इस तरीके से टूथ कट कर रखे, इस तरीके से। तो ये जो टूथ कटिंग प्रोसेस है बेसिकली, इसकी वजह से आप देखोगे कि बेसिकली आपको कोई भी स्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हमेशा पॉइंट कांटेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, हमेशा पॉइंट कांटेक्ट देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से कोई स्लिपिंग होगी नहीं, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ये चीज तो गेयर्स का कंसेप्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क आप लो वेलोसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन चलेगा। बट जैसे आपने वेलोसिटी इंक्रीज करा तो स्लिपिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज इन केस ऑफ फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। तो गियर का कंसेप्ट फ्रिक्शन डिस्क से ही आया है बेसिकली। अब जब आप इसमें से टूथ कट कर देते हो देन इट विल बिकम अ गियर। आपको टूथ कटिंग जो प्रोसेस है बेसिकली, सपोज ऐसा आपने इस पर्टिकुलर शेप का आपने टूथ कट किया, ठीक है, एंड ऐसे शेप आप कट करते जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप टूथ कट करते जा रहे हो। तो इस तरीके से जो टूथ कटिंग प्रोसेस है बेसिकली, ये टूथ मैन्युफैक्चरिंग में जो पढ़ते हैं बेसिकली, तो ये जो टूथ कटिंग हो रहा है इस फ्रिक्शन डिस्क के ऊपर, तो वो बेसिकली गेयर का डेवलपमेंट है, ठीक है। जो गेयर आपका फॉर्म हो रहा है, गेयर सरफेस, जो गेयर की प्रोफाइल इसमें जो बन रही है, ठीक है। तो गेयर का कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि फ्रिक्शन डिस्क से ही आता है। फ्रिक्शन डिस्क कैन ऑपरेट परफेक्टली एज अ गियर एट लो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपका जो है ऑपरेशन के टाइम पे, जो आप जिस वक्त उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो वेलोसिटी कम है तो देन इट विल परफेक्टली फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे वेलोसिटी बढ़ा तो स्लिपिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया बेसिकली, टूथ को बेसिकली टूथ का फॉर्मेशन हमने देखा एट द सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क, ठीक है। ये चीज, ठीक है, करेक्ट। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो गेयर्स क्यों एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। पॉजिटिव ड्राइव आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बेल्ट एंड चेन, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब आप बेल्ट ड्राइव लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको लेंथ बेसिकली कंसिडर करना पड़ता है, कुछ एक लेंथ में आपको वो ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो गेयर्स तो क्या है, बेसिकली कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ठीक है। आप एक बहुत स्मॉल गेयर लगा के भी आप अपना पावर ट्रांसमिशन कर सकते हो, ठीक है, वो चीज है, करेक्ट। चलो, तो इसमें आप आगे चाहो तो लिख सकते हो एक पॉइंट, ठीक है, कि जो फ्रिक्शन डिस्क है, द कंसेप्ट ऑफ गियर कम फ्रॉम अ फ्रिक्शन डिस्क एंड
टूथ्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्रिक्शन डिस्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट करना चाहो तो पॉइंट नोट कर सकते हो वाला चीज। ठीक है, कहने का मतलब आप देखोगे कुछ तरीके से सरफेस ऐसा है, ऐसा हमारा सरफेस है, और इस पर हम टूथ फॉर्मेशन अगर हम बनाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्मेशन है टूथ्स का। ठीक है, इस तरीके जो फॉर्मेशन होंगी ये आपका टूथ है बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली मैशिंग इन्हीं टूथ्स का हो रहा है। ठीक है, इनका जो मैशिंग है बेसिकली वही तो आप बोलते हैं गियर का मैशिंग क्या है, टूथ का मैशिंग होगा। जैसे ये गियर है, वैसे ही दूसरा गियर होगा, उसमें कुछ टूथ्स होंगे, वो आपस में टूथ्स बेसिकली क्या करेंगे, मैश होंगे, उनकी क्या होने वाली है, मैशिंग होने वाली। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैशिंग क्या होगा, एक का मोशन दूसरे को ट्रांसफर होने वाला है, मतलब पावर ट्रांसमिशन होने वाला है। ठीक है, वो चीज। करेक्ट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा टूथ गियर। ठीक है, ठीक है। अब लेट सपोज जो हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं बेल्ट के केस में, ये आपका एक लेट सपोज एक केस केस है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये बेल्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बेल्ट ड्राइव। और यहाँ पे क्या चांसेस होते हैं, स्लिपिंग के, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ स्लिप। करेक्ट, ये चीज। तो टूथ के केस में क्या स्लिपिंग हमने अवॉइड कर दी बाय हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ द टूथ। टूथ बिकॉज ऑफ द टूथ क्या हो रहा है, आपके टूथ डायरेक्टली मैशिंग में होके, तो कभी भी आपका यहाँ पे स्लिपिंग का पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, बट बेल्ट ड्राइव में स्लिपिंग का पॉसिबिलिटी है, तो स्लिपिंग होगा तो चांसेस है पावर लॉसेस के, तो उतना बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू टूथ गेयर्स। जहाँ पे गेयर्स में बेसिकली टूथ जो है, वहां पे जब मैशिंग होगी तो वहां पे आपका स्लिपिंग का टेंडेंसी कम, तो पावर लॉसेस भी कम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है पावर लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बट स्लिपिंग की बात करें तो स्लिपिंग हम अवॉइड करते हैं गेट्स के केस में। ठीक है, ये चीज एक बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एडवांटेजेस लिखना चाहो, देखो लेट्स सपोज अगर हम एडवांटेजेस लिखें, एडवांटेजेस ऑफ गेयर। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ गियर में सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि ऑब्वियसली बात नो स्लिपिंग, जो हम अभी तक डिस्कस कर ही रहे, नो स्लिपिंग। ठीक है, नो स्लिपिंग, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव। नो स्लिपिंग का मतलब ही है आपका पॉजिटिव ड्राइव। ठीक है, सेकंड चीज हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, थर्ड वन इज योर कॉम्पैक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली ये क्या है आपका कॉम्पैक्ट ड्राइव। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोर efficient, it is more efficient as compared to belt and chain drive, more efficient। ठीक है, it is more efficient, तो no slipping, positive drive, exact velocity ratio, more efficient।
ठीक है, दिस आर द एडवांटेजेस। मोर एफिशिएंट किस टर्म्स में, बेसिकली बेल्ट और चेन ड्राइव के कंपैरिजन में। ठीक है, ये सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें गेयर्स का एक डेफिनेशन लिखें, एक जनरल डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो गेयर्स का एक डेफिनेशन लिख लेना। गेयर इज डिफाइंड एज, द toothed member designed to transmit और रिसीव पावर। ठीक है, डिजाइन टू ट्रांसमिट और रिसीव पावर और मोशन। ठीक है, फ्रॉम अनदर मेंबर, फ्रॉम अनदर मेंबर by engaging the tooth, by engaging the tooth। ठीक है, करेक्ट। अब एक जनरल डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, जब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कि जो स्मॉलर गेयर होता है उसको जनरली नाम हम बोल देते हैं पीनियन। ठीक है, एक जस्ट एक आपको पॉइंट याद रखना है कि द स्मॉलर गेयर is smaller gear is known as pinion, is known as pinion। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्मॉलर गेयर जो है बेसिकली उसको हम पीनियन बोल रहे हैं, एंड जो बेसिकली नॉर्मल बड़ा गेयर होगा उसके कंपैरिजन में उसको सिंपली गेयर ही बोलते हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिकली मेंशन है कि स्मॉलर गेयर इज नोन एज द पीनियन। ठीक है, ठीक है, whereas the larger gear, whereas the larger gear is known as simply the gear। सिंपली आप इसको गेयर ही डिफाइन करते हैं, या गेयर व्हील भी बोल देते हैं कई बार जनरली। ठीक है, गेयर व्हील या सिंपली गेयर आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको सिंपल एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा द पीनियन, तो आपको पीनियन से हमेशा आइडेंटिफाई ये करना है कि द स्मॉलर गेयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब भी पीनियन मेंशन है क्वेश्चन में, इट मींस वो स्मॉलर गेयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज। तो ये हमने देख लिया, गेयर में बेसिकली आपका पॉजिटिव ड्राइव्स होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस हमने देख लिया कि स्लिपिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है बेसिकली पॉजिटिव ड्राइव, इसलिए हम कह रहे हैं उसको। ठीक है, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो देखने को मिल रहा है, एंड इट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू बेल्ट और चेन ड्राइव। ठीक है, तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये चीज होता है, एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, ये तो गियर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कैसे डिफरेंट है बेल्ट एंड चेन से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, एंड गियर का कंसेप्ट आया कहां से, बेसिकली फ्रॉम द फ्रिक्शन टेस्ट। ठीक है, फ्रिक्शन टेस्ट अगर लो वेलोसिटी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, प्रॉपरली वर्क करेगा, फाइन। बट जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते हो, रोटेशन स्पीड बढ़ाओगे, तो स्लिपिंग होगा कहीं ना कहीं। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए बेसिकली उस फ्रिक्शन टेस्ट के ऊपर ही हमने टूथ का फॉर्मेशन किया। ठीक, तो बिकॉज ऑफ द मैशिंग ऑफ द टूथ we will have a exact velocity ratio, or we can say there will be no slipping। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, एंड किसी भी आप कहीं भी आप एग्जाम में हो चाहे इंटरव्यू में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हमेशा। चाहे आप बेसिकली इंटरव्यू में भी बैठे हो, चाहे सिंपली आप एग्जाम की बात करो। ठीक है, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, एसएससी, चाहे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे पीएसयू हो, गेट में, हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा उतना, बट फिर भी आपको एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है गेयर्स के बारे में, कि कौन कौन से गेयर्स है, कि उन गेयर्स का बेसिकली क्या एडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, और क्या डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर गेयर्स।
वो चीज इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि क्या है बेसिकली वो एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इसमें लिखना गियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखना गियर क्लासिफिकेशन। गियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, गियर क्लासिफिकेशन। एंड इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द according to the axis of gear, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ गियर बोलूं या बेसिकली शाफ्ट बोलूं, बात एक ही है क्योंकि शाफ्ट में ही तो आपका गियर लगा हुआ है ना। सिंपल, अगर गियर बोले या शाफ्ट बोले एक ही बात है। गियर स्लैश करके हम शाफ्ट भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द गियर और द शाफ्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ गियर एंड शाफ्ट। अब सिंपल सी बात है, जब आप एक्सिस ऑफ गियर की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या चांसेस हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो। ठीक है, ऑब्वियसली होता है पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ तरीके, नंबर ऑफ वेज है हमारे पास बेसिकली जिसमें हम शाफ्ट को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ गियर एंड शाफ्ट में जो सबसे पहला चीज है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज है वो है बोथ एक्सिस आर पैरेलल। बोथ एक्सिस आर पैरेलल, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों एक्सिस आपने पैरेलल रखी है। ठीक है, पैरेलल रखी है तो इसमें कौन कौन से गियर्स इंक्लूड होने वाले वो चीज हमें देखना। ठीक है, तो बोथ एक्सिस पैरेलल बोल दिया, सबसे बेसिक सबसे इजी जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते भी रहते हैं वो है स्पर के। ठीक है, शाफ्ट जो गेयर्स जिस शाफ्ट पर लगे हुए हैं वो शाफ्ट क्या है बेसिकली, उन शाफ्ट का एक्सिस क्या है बेसिकली पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो गेयर्स जो कनेक्शन में है, जो गेयर्स कनेक्ट हो रखे हैं उनका जो एक्सिस है शाफ्ट का, ये गेयर का एक्सिस है बेसिकली, वो क्या है पैरेलल है एक दूसरे के। ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पर गियर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज स्पर गियर। इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे क्या है बेसिकली, क्या लिखा हमने यहाँ पे बोथ एक्सिस आर पैरेलल। इसमें फर्स्ट जो हम नाम लिखने वाले हैं इट इज स्पर गियर। ठीक है, द स्पर गियर। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है स्पर गियर। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तभी हमें इसके बारे में बेसिकली नॉलेज पता चलेगी कि हाँ यहाँ पे क्या डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको दिख रहा है साफ यहाँ पे, दिस इज गियर वन। ठीक है, तो इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर गियर वन। ठीक है, दिस इज योर गियर टू। ठीक है, लाइक दिस। तो ये बेसिकली क्या एक्सिस है, बेसिकली ये जो सेंट्रल लाइन क्या बना रखी है क्या एक्सिस है। ठीक है, ये चीज बेसिकली गियर्स का एक्सिस है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर गियर वन। दिस
gear 2 like this। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको टीथ जो है वो भी आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, एक टीथ फिर देन सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, टीथ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो टीथ का अरेंजमेंट है बेसिकली वो क्या है, टीथ आर पैरेलल, टीथ आर पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस, पैरेलल टू शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, ये चीज सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है हमारा कि टीथ जो है वो पैरेलल टू द शार्प एक्सिस है। करेक्ट, ऑब्वियस बात है, टीथ आर स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड पैरेलल। यहाँ पे एक और पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे स्ट्रेट है और पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये पैरेलल ऑब्जर्व हो रहा होगा ये चीज, कि जो टीथ है बेसिकली और ये जो शार्प एक्सिस है इसके साथ ये टीथ क्या है, पैरेलल है ना, दिस टीथ, ये टीथ और ये शार्प एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। तो स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द शार्प एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है कि यहाँ पे जो इंगेजमेंट है और डिसएंगेजमेंट है बिटवीन द गेयर्स, जैसे गेयर आपके इंगेज होंगे, गेयर 1 एंड गेयर 2 इंगेज होगा, तो इंगेजमेंट किसका हो रहा है, बेसिकली टूथ का इंगेजमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका गेयर है बेसिकली, तो ये ऐसे ओपनिंग ये हो रहा है, देखो ये बेसिकली क्या है, इस तरीके से क्लोज, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रोटेशन है। तो गेयर्स का इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट बेसिकली कहाँ पे, टूथ का जो इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट है। तो स्पर गियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इंगेजमेंट होता है यहाँ पे गियर्स का, वो एकदम क्या होता है, इम्पैक्टफुल होता है, सडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंगेजमेंट होने वाला है टूथ का, वो सडन इंगेजमेंट हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, सडन होगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी में आप दूसरा पॉइंट जैसे आप नोट कर सकते हो, द इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। ठीक है, एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, इन स्पर गियर, इन स्पर गियर, इन स्पर गियर इज सडन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि इंगेजमेंट और जो डिसएंगेजमेंट है इन केस ऑफ स्पर गियर, वो क्या है, सडन। सडन है तो ऑब्वियसली बात है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ स्पर गियर विच कॉजेस ठीक, विच कॉजेस इम्पैक्ट, विच कॉजेस इम्पैक्ट। ठीक है, विच कॉजेस इम्पैक्ट, करेक्ट, इम्पैक्ट इन द सिस्टम, विच कॉजेस इम्पैक्ट टू द सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इम्पैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ द गियर वो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट हो रही होगी। अब आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे जब इंगेजमेंट होता है तो कितने टीथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने पेयर ऑफ टीथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेसिकली। ऑब्वियसली बात है, जब इंगेजमेंट होगा तो गेयर 1 एंड गेयर 2 के एक एक टीथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब एक पेयर ऑफ टीथ का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। जब भी यहाँ पे गेयर इंगेज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक टीथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब वन पेयर ऑफ टीथ इज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो और इंगेजमेंट भी कैसा हो रहा है, बहुत ही एकदम सडन हो रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और जब इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द इंगेजमेंट एंड द डिसएंगेजमेंट, ओनली वन। ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ टीथ इन्वॉल्व है इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट में, तो ऑब्वियसली बात है, लोड विल बी वेरी मच हाई ऑन दिस टूथ, लोड विल बी वेरी मच हाई।
लोड हाई होगा कि नहीं होगा? देखो जब भी इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट हो रहा है ऑब्वियसली बात है देयर विल बी सम लोड है, तो वो लोड को बेयर कौन कर रहा है ड्यूरिंग द इंगेजमेंट पीरियड? एक पेयर ऑफ टीथ, ठीक है, सिंगल टूथ आपको बेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लोड विल बी वेरी मच हाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई लोड क्या होगा, स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी उसकी, ठीक है, चांसेस है उसका क्या बोलते हैं फेलियर होने के। ये पॉइंट यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार एक ही टूथ आपका इन्वॉल्वमेंट है, एक ही टूथ का इन्वॉल्वमेंट है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। अब एंगेजमेंट भी ऑब्वियसली बात है सडन हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है, तो एक पॉइंट यहाँ से एक और बनता है कि अगर लेट्स सपोज कंडीशन ये है कि वेलोसिटी, ठीक है, तो जो इनका गियर का वेलोसिटीज है काफी लो वेलोसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, अगर लो वेलोसिटीज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये इंगेजमेंट इम्पैक्ट जो फुल है, तो कहीं ना कहीं लो वेलोसिटी पे तो चलो ठीक है हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपका वर्क कर सकता है फाइन, बट जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट विल बी फ्रीक्वेंट, तो इम्पैक्ट भी ज्यादा बढ़ने वाला है एट हाई वेलोसिटी। बट अगर लो वेलोसिटी की हम बात करें तो इट विल वर्क फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सच। बट दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होना कब स्टार्ट होगा, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और कभी भी सडन ब्रेकडाउन हो सकता है सिस्टम का, दिस गियर सिस्टम का कभी भी सडन ब्रेकडाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट एट हाई वेलोसिटीज। तो कभी भी हाई वेलोसिटीज में हम स्पर गियर का यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी हम स्पर गियर की बात करते हैं कभी भी हम हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट नहीं कर सकते विद द स्पर गियर, because we know that the engagement and disengagement are very sudden, and because of that impact is very much high, and if we operate at high velocity obviously बात है ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो कभी भी हम हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट नहीं कर सकते स्पर गियर के केस में। हाँ अगर लो वेलोसिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इजिली ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ये एक बेसिक से पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्दर आगे लिख लेते हैं स्पर गियर, spur gears are used in low power transmission, are used in low power transmission, ठीक है, लो पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो लो पावर ट्रांसमिशन के केस हम इसको यूज कर सकते हैं इजिली, बट नॉट एट द हाई पावर ट्रांसमिशन केसेस बिकॉज देयर विल बी लोड विल बी हाई, वेलोसिटी विल बी हाई, ठीक है। तो वो सब चीजें, तो उन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो ऑब्वियसली बात है कि इट कैन बी यूज्ड इन द लो पावर ट्रांसमिशन केसेस ओनली, ठीक है। तो स्पीड आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी स्पीड हम हाई नहीं रख सकते इन केस ऑफ स्पर गियर, स्पीड शुड बी लो। तो यहाँ पे ये चीज हम लिख लेते हैं, स्पीड शुड बी लो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एट लो स्पीड्स, एट लो स्पीड, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी कि एट लो स्पीड ही आप स्पर गियर का अच्छे से यूज कर सकते हो, अदरवाइज, ठीक है। तो ये तो बात रही कि स्पर गियर क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया करा कि जो टूथ्स हैं बेसिकली एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के साथ पैरेलल है, ठीक है, स्ट्रेट है एंड पैरेलल है। engagement and disengagement will be sudden, and because of this sudden engagement impact will be high, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज हमें इसमें नोट करनी है वो है द एप्लीकेशन पार्ट, कि कहाँ कहाँ इसका बेसिकली एप्लीकेशन है। अब ऑब्वियसली बात है ना कि आपको क्या बोला कि लो स्पीड एप्लीकेशन होंगे हमेशा। एक पॉइंट तो यही से हमें क्लियर हो गया कि लो स्पीड पे ही ऑपरेट कर रहा है, तो आप ऐसी जगह ही यूज करोगे ना जहाँ पे स्पीड लो होगी। तो स्पीड बेसिकली कहाँ पे लो हो सकती है वो आपको माइंड में रखना है। कभी भी कोई एग्जांपल है तो आप उस एग्जांपल से ये चीज रिलेट करने की कोशिश करो कि यार क्या ये आपका हाई वेलोसिटी पे काम करता है कि लो वेलोसिटी पे काम करता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट आप ऑब्जर्व करना। देखो जैसे एग्जांपल में हम लिखे फर्स्ट एप्लीकेशन में लिखे तो लिख सकते हैं हम रिस्ट वॉचेस, जो हमारे पास रिस्ट वॉचेस होती हैं उसमें बेसिकली यूज होता है। तो ऑब्वियसली बात हमें पता है एज सच कोई हाई स्पीड नहीं होता है,
तो ऐसा स्पीड हमारा कुछ हाई नहीं है, तो इजिली आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल, देखो एक जनरली हम एक एग्जांपल के फॉर्म में हम यूज करते हैं फर्स्ट गियर ऑफ बाइक। ठीक है, फर्स्ट गियर ऑफ बाइक हो गया, चाहे स्कूटर स्कूटी कुछ भी आप टू व्हीलर कंसिडर करो, फर्स्ट गियर ऑफ बाइक, ये चीज फर्स्ट गियर में हम इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज एट फर्स्ट गियर वी नो दैट कि वेलोसिटीज आर नॉट दैट मच हाई, वेलोसिटीज कम होती है, तो इजिली आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बहुत इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे आप गियर चेंज करते हो तो स्पीड बढ़ती है ना, तो स्पीड बढ़ेगी तो उस केस में आप फिर स्पर गियर यूज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली सेकंड गियर थर्ड गियर विल नॉट बी स्पर गियर, ओनली फर्स्ट गियर कैन बी स्पर गियर, बिकॉज कि वहां पे वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम है तो वो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कम पे वो ज्यादा लोड भी बेयर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसी वेलोसिटी ज्यादा हुई और लोड ज्यादा हुआ, ब्रेक डाउन हो जाएगा कंप्लीट। लो वेलोसिटी पे वो ज्यादा लोड बेयर कर सकता है, और जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा हुई तो फिर वो उसका टोटली ब्रेकडाउन होना कंफर्म। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लो वेलोसिटी पे वो हाई लोड झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बेयर कर लेगा वो हाई लोड को, बट हाई वेलोसिटी पे नहीं कर पाएगा, लो वेलोसिटी पे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये आपका रिस्ट वॉचेस हो गया, फर्स्ट गियर ऑफ बाइक हो गया, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको माइंड में क्या रखना है, लो वेलोसिटी ऑपरेशन। तो कोई भी एग्जांपल आपके सामने है, बस आप ये चीज रिलेट करो उसके साथ कि वो क्या लो वेलोसिटी ऑपरेशन है या नहीं। अगर नहीं है लो वेलोसिटी ऑपरेशन, तो डेफिनेटली वहां तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है स्पर गियर का यूज करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीजें कि हाँ, एप्लीकेशन का है लो स्पीड एप्लीकेशन का। ठीक है, ये चीज, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एट लो स्पीड इम्पैक्ट विल ऑल्सो बी लो। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट कर लेना, एट लो स्पीड impact will also be low, will also be low। ठीक, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें लो स्पीड में यूज करने में। करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखो, ये तो बात समझ में आ गई आपको कि चलो ठीक है, ये आपका एसएसएस का मीनिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन ये ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, देखो इसी में नेक्स्ट चीज हम लिख सकते हैं कि इसके फेवर में क्या चीज है। इसके अगर हम फेवर में हम बात करें, मतलब इसके केस में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है स्पर गियर के, या एडवांटेजेस की आप बात कर लो, तो सबसे सिंपल पॉइंट तो यही है कि इसका जो डिजाइनिंग है बहुत ही सिंपल है। इसका डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, डिजाइनिंग सिंपल है तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरिंग उससे रिलेटेड जो है वो भी बहुत सिंपल है, तो बहुत इजी टू मैन्युफैक्चर है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपका डिजाइन नहीं इन्वॉल्व होने वाला, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्सिटी आपका डिजाइन में इन्वॉल्व होता है, उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी तो डिफिकल्ट होगा ना। जितना आपने उसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो डिजाइनिंग भी डिफिकल्ट होने वाला है, डिजाइनिंग डिफिकल्ट होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है। तो सिंपल सी बात है कि इजी टू मैन्युफैक्चर, ये सबसे बेसिक पॉइंट इसके फेवर में जाता है, या एडवांटेजेस में आप बोल बात कर सकते हो कि भाई इजी टू मैन्युफैक्चर है, लो कॉस्ट होगी, ऑब्वियसली बात है, इजी टू मैन्युफैक्चर है तो लो कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग से डिजाइन नहीं करना हमें यहाँ पे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट आपको टीथ्स बनाने हैं, बस, वो भी स्ट्रेट एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हो कि ये तो एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखे हैं कि एडवांटेजेस या सिंपली पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ स्पर गियर। ठीक है, या फिर पॉजिटिव हम पॉइंट की हम बात कर सकते हैं सर, या फिर सिंपली एडवांटेजेस ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइन, ठीक है, इजी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इजी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जब सिंपल डिजाइन होगा तो इजी मैन्युफैक्चरिंग तो होगा ही होगा, एंड लो कॉस्ट। हाँ, बट एज कंपेयर टू बेल्ट एंड चेन इट इज एक्सपेंसिव ना, बट गेस के केस में हम कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जो लो कॉस्ट बोला है रिलेटिव टू अदर गेस, नॉट विद द बेल्ट और चेन।
बेल्ट और चेन के कंपैरिजन में तो कोई भी आप गियर कंसिडर कर लो, इट इज एक्सपेंसिव, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर गियर्स हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कॉस्ट का, तो ऑब्वियस सी बात है ये लो कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल है बेसिकली, लो कॉस्ट बेसिकली द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करते हो जो इसके फेवर में नहीं है, वो है आपका सडन इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। ठीक है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहला आपका हो जाएगा सडन इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। सडन इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, करेक्ट। फिर हम बोल सकते हैं क्या कि कैन नॉट ऑपरेट एट हाई वेलोसिटीज, कैन नॉट ऑपरेट एट हाई वेलोसिटीज, एट हाई वेलोसिटीज। एट हाई वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक चीज आपको क्लियर है। एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया, एप्लीकेशन की बात हो गई, एंड क्या बेसिक फीचर होता है स्पर गियर का, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी पॉइंट आपको डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, गेट को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जामिनेशन आपको हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये चीज करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो दूसरा गियर होता है, ठीक है, तो ये तो हमने बेसिकली फर्स्ट डिस्कस किया स्पर गियर, देन हमारे पास आता है इसके बाद द हेलिकल गियर। ठीक है, द सेकंड वन विल बी द हेलिकल गियर। हेलिकल गियर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका हेलिकल गियर। अब देखो नेक्स्ट स्पर गियर में तो डिस्कस कर लिया हमने, नेक्स्ट हेलिकल हेलिकल गियर की बात करते हैं, एंड ये कैसे डिफरेंट है स्पर गियर से, ये चीज हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पॉइंट ऑब्जर्व किए, सेम वही पॉइंट्स हमें इस हेलिकल गियर में भी चेक करने हैं। ठीक है, तो अगर आप हेलिकल गियर की बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स सपोज दिस इज योर वन गियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग गियर्स है। ठीक है, इस तरीके से, तो दिस इज गियर नंबर वन। जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलिकल गियर्स वगैरह जब बात करते हैं ना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब जो टूथ से हमारे बेसिकली वो क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से, और दूसरे वाले केस में अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से।
ये हमारे पास हेलिकल गियर। तो ये हो गया आपका गियर 1, ये हो गया गियर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या है। यहाँ पे पॉइंट के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अब की बार जो टूल्स हैं बेसिकली वो क्या है, स्ट्रेट तो है बट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट नहीं है। क्या है इस बार, इंक्लाइंड है। ठीक, इस बार क्या इंक्लाइंड है, स्ट्रेट है बट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट नहीं है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो, तो गियर 1 में एक पर्टिकुलर फैशन में है और गियर 2 में कुछ अलग फैशन में। ठीक है, गियर 1 में कुछ अलग पैटर्न में आपके गियर्स टूल्स अरेंज्ड हैं, गियर 2 में अलग फैशन में। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है दोनों अलग पैटर्न में, सेम पैटर्न में होता तो कभी मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमेशा अपोजिट हैंड के जो हेलिक्स होते हैं वही मैचिंग हो सकती है उनकी, सेम हैंड के नहीं हो सकता। लेट्स सपोज गियर 1 की अगर मैं बात करूं, इट इज द राइट हैंड हेलिक्स। ठीक है, एंड गियर 2 की बात करूं, इट इज द लेफ्ट हैंड हेलिक्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, जैसे ये हो गया आपका राइट हैंड हेलिक्स, आर एच, राइट हैंड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये चीज तो फर्स्ट वन गियर ये राइट साइड में एंड दिस इज लेफ्ट साइड, गियर 2 लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट हैंड हेलिक्स और लेफ्ट हैंड हेलिक्स यही आपस में बेसिकली मैचिंग कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट हैंड से। सेम हैंड कभी मैलिक सेम हैंड वाले कभी भी मैचिंग नहीं कर सकते, ये चीज। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पे, उसको हम नोट कर लेते हैं कि टूथ्स तो स्ट्रेट है, टूथ्स आर स्ट्रेट। ठीक है, टूथ्स आर स्ट्रेट। ठीक है, टूथ्स आपके स्ट्रेट है बट क्या है, इंक्लाइंड है, but inclined to the axis of shaft, inclined to the axis of the shaft, inclined to the axis of the shaft। ठीक है, करेक्ट, टूथ्स आर स्ट्रेट बट इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस केस में आप स्पर गियर देखोगे तो इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट क्या था, सडन था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है, एकदम ग्रेजुअल आपको देखने को मिलेगा इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और लिख सकते हो पॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपोजिट हैंड हेलिक्स आपका मैचिंग में होंगे, और दूसरी बात एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंट है यहाँ पे बिटवीन द स्पर गियर एंड हेलिक्स गियर, हेलिकल गियर्स, वो ये कि एट अ मोमेंट आप किसी भी पॉइंट में ऑब्जर्व करोगे तो आपको मोर देन वन पेयर आपको हमेशा कॉन्टैक्ट में दिखाई देंगे, ऑलवेज मोर देन वन पेयर। स्पर गियर में क्या था कि एक ही पेयर हमेशा कॉन्टैक्ट में होगा, बट हेलिकल गियर की अगर बात करते हो तो मोर देन वन पेयर विल बी इन कॉन्टैक्ट फॉर एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम मोर देन वन पेयर विल बी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमेशा मोर देन वन पेयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम मोर देन वन पेयर, मोर देन वन पेयर, मोर देन वन पेयर ऑफ टू आर इन कॉन्टैक्ट, आर इन कॉन्टैक्ट, आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑलवेज, ऑलवेज अपोजिट हैंड। ठीक है, अपोजिट हैंड हेलिक्स, अपोजिट हैंड हेलिक्स, क्योंकि आर एच और राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड यही बेसिकली आपका मैचिंग कर सकते हैं, बाकी और कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऐसा मैचिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑलवेज अपोजिट हैंड हेलिक्स,
opposite hand helix must come in contact, must come in contact for meshing. फॉर मैशिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हमने बेसिकली पॉइंट्स लिख ली। बाकी इसमें और क्या पॉइंट है, जैसा भी हमने बोला कि ग्रेजुअल इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, ठीक है, तो इसमें हम फर्दर लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट, ग्रेजुअल इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट देयर मस्ट बी, और ऐसा लिख सकते हैं देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट। ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज, तो ये भी आपको समझना है कि ग्रेजुअल आपका यहाँ पे इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात इम्पैक्ट होगा नहीं, जो कि हमारे स्पर गियर के केस में था। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, देखो लेट सपोज, जैसे हमने यहाँ पे ग्रेजुअल बोल दिया, अगर लेट सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी, जनरली क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा, स्पर गियर का ज्यादा होगा कि हेलिकल गियर का ज्यादा होगा, बताओ किसका ज्यादा होने वाला, लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा। देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी का पहले मतलब हम समझते हैं कि कितना लोड वो कैरी कर सकता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन कितना लोड कैरी कर सकता है। अब लोड कैरी करना है तो कौन लोड कैरी कर रहा है, टूथ कैरी कर रहा है। अब टूथ कैरी कर रहा है तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड कितने नंबर ऑफ टूथ्स हैं एंगेजमेंट में, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टूथ्स एंगेजमेंट में होंगे उतना ज्यादा वो लोड बेयर कर पाएंगे, जो गेयर सिस्टम है उतना ज्यादा वो लोड बेयर कर पाएगा। करेक्ट, सिंपल अप्रोच रखते हैं। आप लोड की बात कर रहे हो, लोड कौन कैरी कर रहा है, गियर सिस्टम। गियर सिस्टम आप जब मैशिंग कंडीशन में, इट मींस टूथ्स मैशिंग में जो है, उस वक्त आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ टूथ्स इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द मैशिंग। अब ड्यूरिंग मैशिंग अगर नंबर ऑफ गियर्स, नंबर ऑफ टूथ्स बेसिकली अगर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो लोड होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द टीथ्स, लोड विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द टीथ्स। अब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पर टूथ हमारे पास लोड कम आएगा। ठीक है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी अपने आप डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी जब नंबर ऑफ टूथ ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट। जब उनका कॉन्टैक्ट मैशिंग कंडीशन में नंबर ऑफ टूथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा टूथ्स का, तो लोड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द टीथ। लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्यादा लोड कैरी कर पाएंगे आपस में मिलकर। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई फॉर द हेलिकल गियर, नॉट फॉर द स्पर गियर, बिकॉज स्पर गियर के केस में तो एक ही पेयर ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट में रहता है ड्यूरिंग द मैशिंग कंडीशन। बट जब हेलिकल गियर की बात करते हैं कि मोर देन वन पेयर बेसिकली कॉन्टैक्ट में रहने वाला होता है जब भी आप मैशिंग की बात करते हैं, मैशिंग ऑफ द गियर्स। तो ड्यूरिंग मैशिंग द number of pairs of tooth number of pairs of tooth are greater than one in case of what the helical gears, तो इसलिए वहां पे लोड ज्यादा वो कैरी कर सकते हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा, हेलिकल गियर का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है, तो आपको ये चीज ऑब्जर्व पता होना चाहिए एंड क्यों उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जस्ट याद करने से फायदा नहीं है, आपको बस उसका पीछे का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है क्लियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चाहो तो इसको पूरा लैंग्वेज में फॉर्म में लिख लो, दे आर मोर, इसमें लिख लो देयर आर
more teeth in contact, there are more teeth in contact at the at a time, there are more teeth in contact at meshing, ठीक है, at meshing, at meshing, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, सो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, सो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देयर आर मोर टीथ्स इन कांटेक्ट एट मैशिंग, सो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पर टीथ इज लेस, ठीक है, पर टीथ इज लेस, करेक्ट। पर टीथ जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है लोड कैरिंग कैपेसिटी अपना आप इंक्रीज हो गई, करेक्ट। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पर टीथ इज लेस एज कंपेयर टू स्पर गियर, क्योंकि हम कंपैरिजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, स्पर गियर एज कंपेयर टू स्पर गियर, एज कंपेयर टू स्पर गियर, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस हम ऐसा लिख सकते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस, so because of this the load carrying capacity, so because of this load carrying capacity, load carrying capacity, so because of this load carrying capacity of helical gear is high, ठीक है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल gear इज हाई, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये चीज है। तो एडवांटेज की अगर आप बात करते हो हेलिकल gear में, तो एडवांटेज क्या है, बेसिकली जो इंगेजमेंट हो रहा है, जो डिसंगेजमेंट हो रहा है वो ग्रेजुअल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट विल बी लेस, ठीक है, कोई भी इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा एज सच, ठीक है, जो कि आपको किस में देखने को मिला, स्पर गियर के केस में, करेक्ट। ये चीज, ये तो आपका पॉजिटिव साइड में आ गया, बट अगर नेगेटिव साइड में बात करूं मैं, तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या होगा, मतलब क्या लगता है आपको डिसएडवांटेज क्या हो सकता है यहाँ पे। हाँ, हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल करेक्ट है। मोर वेयर, देखो मोर वेयर हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो कॉन्टैक्ट मोर होगा, ऑब्वियसली बात है, बट मोर वेयर फिर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट, थ्रस्ट, यस अंशुल करेक्ट। थ्रस्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो थ्रस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, तो थ्रस्ट फैक्टर आ कहां से रहा है, ये जो चीज है ना, देखो ये जो हेलिक्स है आपकी, लेट्स सपोज ये राइट हैंड हेलिक्स है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो आपको देखो यहाँ पे ना इंक्लाइंड टूथ्स हैं, तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड, इस तरीके से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होने वाला, समझ में आई बात। ये जो आपका इंक्लाइंड कंपोनेंट है ना, दिस इज योर इंक्लाइंड कंपोनेंट, इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरीके से और एक कंपोनेंट इस तरीके से, तो रेडियल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेडियल कंपोनेंट वाले डायरेक्शन जो कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो नीचे जैसे लेफ्ट हैंड हेलिक्स है ये, तो ये लेफ्ट हैंड हेलिक्स आपका, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड हेलिक्स, करेक्ट। अब इस लेफ्ट हैंड हेलिक्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन, ठीक है, ये बात समझ में, एक लेफ्ट हैंड में और एक इस तरीके से। अब आप एक चीज देखोगे, क्या होगा कि यहाँ पे तो एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स के जो कंपोनेंट होंगे वर्टिकल वाले तो कैंसिल आउट हो रहे होंगे, बट एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा, तो ये जो थ्रस्ट है बेसिकली ये सेपरेट करने की कोशिश करेगा एक दूसरे गेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली क्या होंगे,
ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं थ्रस्ट कंपोनेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट कंपोनेंट। रेडियल डायरेक्शन में क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेडियल डायरेक्शन में जो होंगे वो बेसिकली एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होने वाले। करेक्ट, ये चीज आप देखो बस। ठीक है, तो ये चीज आपको इतना ऐसा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आपका राइट हैंड हेलिक्स हुआ, तो इसका कंपोनेंट आप देखोगे क्या हो जाएगा। इस डायरेक्शन, लेट्स सपोज से मैं अज्यूम करूं तो इधर इधर इस तरीके से। सिमिलर वे में आप लेफ्ट हैंड में अज्यूम करोगे तो रेडियल वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। रेडियल वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, बट तो आपका क्या होंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है वो कैंसिल आउट नहीं होने वाला। एक इसको इधर खींच रहा होगा, एक इसको इधर खींच रहा होगा। तो वो थ्रस्ट बेसिकली सेपरेट करने की कोशिश करेंगे दोनों गेयर्स को। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हेलिकल गेयर के केस में। ठीक है, बट हाँ, कोई इशू नहीं है इम्पैक्ट का। इश्यू नहीं है आपका कोई भी इम्पैक्ट का, तो आप इजिली इसको हाई लोड पे, हाई लोड के लिए आप यूज कर सकते हो, हाई वेलोसिटी में बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, हाई वेलोसिटी ऑपरेशंस में आप इसको यूज कर सकते हो। हाई लोड एप्लीकेशंस होंगे जहाँ भी ज्यादा लोड कैरी करना है, वहां आप यूज कर सकते हो। वो सब इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो एडवांटेज तो हमारा यही हो गया। ठीक है, तो एडवांटेज में ऐसा लिख लेता हूँ, देखो एडवांटेजेस। ठीक, एडवांटेजेस में सबसे पहला कि ग्रेजुअल इंगेजमेंट। ठीक है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। थर्ड वन, कैन ऑल्सो ऑपरेट एट, कैन ऑल्सो ऑपरेट एट, बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं लो, नो इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट। ठीक है, तो ग्रेजुअल इंगेजमेंट के साथ ही वो चीज लिख लेते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, लो इम्पैक्ट। लो इम्पैक्ट बोलो या फिर नो इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इजिली वर्क एट, इजिली वर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड पे आप इसको इजिली वर्क कर सकते हो। ठीक है, इजिली वर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप हाई स्पीड पे इसको यूज करो, हाई लोड कैरिंग के लिए इसको यूज करो आप। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको यूज करना, बट डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, द थ्रस्ट, द साइड थ्रस्ट बेसिकली। ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, वो हो जाएगा आपका एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है, द एक्सियल थ्रस्ट, ब्रैकेट में आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देयर इज अ फोर्स कंपोनेंट, फोर्स कंपोनेंट ऐसा लिख सकते हो आपकी फोर्स कंपोनेंट, force component along the gear axis, along the gear axis, along the gear axis। करेक्ट, ये चीज फोर्स कंपोनेंट along the gear axis। तो gear axis के along जो कंपोनेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसको हम चाहो तो यहीं पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या इधर की तरफ ड्रॉ करना है तो इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो एक थ्रस्ट जैसे लेट सपोज इधर साइड है, तो दूसरा थ्रस्ट इसका इस साइड है। ठीक है, ये चीज, तो ये जो थ्रस्ट है साइड थ्रस्ट बेसिकली,
ये जो साइड थ्रस्ट है इनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो एक्सियल थ्रस्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। द फोर्स कंपोनेंट अलोंग द गियर एक्सिस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे फोर्स कंपोनेंट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनका भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि क्या होगा ये कंपोनेंट गियर एक्सिस को एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। रेडियल वाले तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज अब देखो, ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है इसको अवॉइड करने का? ऑप्शन यही दिखता है कि देखो जैसे रेडियली कैंसिल आउट हुए वैसे ही आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाए, कौन से, ये जो साइड थ्रस्ट है और जो एक्सियल थ्रस्ट है ये भी कैंसिल आउट हो जाए। बट कैसे कैंसिल आउट हो सकते हैं सर? जैसे रेडियली कैंसिल आउट हुए वैसे भी आपके ये एक्सियल भी कैंसिल आउट हो जाए किसी तरीके से। तो क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल करेक्ट, द डबल हेलिकल गियर्स। डबल हेलिकल गियर्स हम लगा दें, ठीक है। तो डबल हेलिकल गियर्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो साइड थ्रस्ट है एक्सियल थ्रस्ट वो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, रेडियल वाले भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट सूटेड है फॉर द हायर एंड एप्लीकेशन। हायर एंड एप्लीकेशन बोलने का मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर आप वर्क कर रहे हो, या फिर आप जहाँ पे हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको देखना है, जहाँ पे आपको ज्यादा लोड कैरी करना है, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डबल हैरिंग बोन गियर्स बेसिकली हम बोलते हैं डबल हेलिकल गियर्स, या सिंपली हैरिंग बोन बोलो या डबल हेलिकल गियर्स बोलो, वो चीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख लेना, एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, टू मिनिमाइज द एक्सियल थ्रस्ट, टू मिनिमाइज द एक्सियल थ्रस्ट इन हेलिकल गियर्स, in helical gears we use we use double helical gears, double helical gears we use double helical gears, or which is ऐसे लिख लेते हैं, which is also known as which is also which is also known as the herringbone gear, herringbone gear, ठीक है। herringbone gear, ठीक है। तो herringbone gear या सिंपली डबल हेलिकल gear बोलो, बात एक ही है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। ये चीज तो हो क्या रहा है कि जब आप डबल हेलिकल गियर यूज करते हो, देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो कुछ इस तरीके से, डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना दोनों साइड पे आपको ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों साइड पे आपको आपको इंक्लाइन टूथ देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है आपका, द एक्सियल थ्रस्ट कैंसल आउट इन केस ऑफ
Axial thrust cancel out in case of double helical gears. डबल हेलिकल गियर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो हेलिकल्स इन्वॉल्व है, ये जो इंक्लाइंड, जो स्ट्रेट तो है बट इंक्लाइंड है, बट दिक्कत क्या है इनके साथ, ये कहीं ना कहीं स्पर गियर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इनका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर एंगल मेंटेन करके रखना है। हर जो टीथ है आपके, उसमें सब में एक पर्टिकुलर एंगल रखना है, हेलिक्स एंगल जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कॉस्ट जो इन्वॉल्व होने वाली है एज कम्पेयर टू स्पर के, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में जैसे एक्सियल थ्रस्ट हमने लिखा है, दूसरा पॉइंट चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, डिफिकल्ट इन टू मैन्युफैक्चर, ये हम लिख सकते हैं, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि आपको एक परफेक्ट एंगल मेंटेन करके रखना है हर जगह, हर टीथ में आपको एक परफेक्ट एंगल मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये चीज करेक्ट, तो एक तो एक्सेल थ्रस्ट हो गया, दूसरा हो गया डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है चलो डबल हेलिकल गियर यूज कर लिया तो एक्सेल थ्रस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर, या फिर आप हेरिंगबोन गियर बोलो, ठीक है। ठीक है, तो एडवांटेज ग्रेजुअल एंगेजमेंट है, तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट वो तो लो इम्पैक्ट होने वाला है, लो इम्पैक्ट बेसिकली क्या है, आपका स्मूथ ऑपरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे स्पर गियर की अगर बात करते हैं, तो स्पर गियर में क्या है, सडन इम्पैक्ट है, सडन इम्पैक्ट की होने की वजह से कभी भी आपका स्मूथ ऑपरेशन नहीं मिलने वाला, वहां पे क्या होगा आपका नॉइजी ऑपरेशन, ठीक है। तो जो स्पर गियर लिखा है ना हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो डिसएडवांटेज हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नॉइजी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होने वाला है, मतलब जो इसका रनिंग है बेसिकली बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वाइब्रेशन के चांसेस भी देखने को मिलेंगे ज्यादा इन स्पर गियर में वाइब्रेशन के चांसेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बार बार इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वाइब्रेशन के चांसेस भी देखने को मिलेंगे, और ऑपरेशन एकदम नॉइजी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एकदम स्मूथ ऑपरेशन है, ठीक है, एकदम स्मूथ क्वाइट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार बार ऐसा उतना नॉइज देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको स्पर गियर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज करेक्ट। ये पॉइंट भी आपको एक छोटा सा पॉइंट है, वो तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पता होना चाहिए चीज, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ एक्सिस इंटरसेक्टिंग। अभी तक हमने फर्स्ट क्या लिखा है, बोथ एक्सिस पैरेलल, अब दूसरा है क्या, बोथ एक्सिस इंटरसेक्टिंग। अगर एक्सिस इंटरसेक्टिंग है तो कौन सा गियर आपने देखा अभी तक, ऐसा कोई गियर देखा है जिसमें एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हो? हाँ, बेवल गियर, बेवल गियर, यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट है जब बोथ बेसिकली बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, ठीक है। बोथ एक्सिस इंटरसेक्टिंग में सबसे पहला एग्जांपल अगेन वही सबसे सिंपल जो हम डिस्कस करते हैं वो है बेवल गियर, बेवल गियर। अच्छा, बोथ एक्सिस की अगर मैं बात करूं, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। एग्जांपल बता सकते हो आप कोई, जिसमें एक्सिस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, बताओ। रैक एंड पिनियन,
और इसके अलावा बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा भी है, सुना भी है। हाँ, हाइपोइड, यस करेक्ट, एग्जैक्टली। एक और है, इन दोनों से ज्यादा कॉमन है वो। यस यस, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। यस यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। देखो, बिल्कुल। तो देखो, जैसे बेवल गियर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये कहाँ से आपका फॉर्मेशन आता है, वो जो कोन है, बेसिकली कोन की जो सरफेस कट कर रखी है, वहां से आपको ये बेसिकली आपको ये ऑब्जर्व होगा। तो इसका कुछ शेप इस तरीके से है। ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका बेसिकली बेवल गियर का जो सरफेस बेसिकली बनती है, वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो बेवल गियर्स आपको पता है, देखो, ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री पे आपने देखा होगा कार्स में। जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे हो, कुछ और दूसरा एंगल पे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे होना जरूरी है, ठीक है। बट देखो, इसी बेवल गियर में दो तीन और गियर्स है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो मैं आगे डिस्कस भी करनी है, ठीक है। तो बेवल गियर्स में देखो, अगर आप वैरायटी की बात करो, कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है, तो एक तो होता है आपका स्ट्रेट बेवल गियर। ठीक है, स्ट्रेट बेवल गियर, ठीक है, जिसमें जो टूथ्स होंगे बेसिकली वो स्ट्रेट होने वाले। दूसरा होता है आपके पास एक दूसरा वैरायटी, वो है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल बेवल गियर। दूसरा जो वैरायटी है उसमें वो हम बोलते हैं स्पाइरल बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जो टूथ होंगे वो कर्व्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है, या इंक्लाइंड हम बोल सकते हैं, टूथ्स क्या होंगे, इंक्लाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो टूथ्स आर इंक्लाइंड, ये चीज हम लिख लेते हैं, टूथ्स टीथ्स आर इंक्लाइंड, आर इंक्लाइंड, ठीक है, इस तरीके से टीथ्स आर इंक्लाइंड, ठीक है, करेक्ट। एक तो ये हो गया, एक तो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका बेसिकली स्पाइरल बेवल गियर, इसमें वो इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, जो आपको आगे एप्लीकेशन में भी एक जगह आप पढ़ोगे, वो है एक माइटर गियर, ठीक है। ये वाला गियर का नाम सुना है आप लोगों ने, माइटर गियर? इसका नाम सुना है आप लोगों ने, कि कहाँ पे बेसिकली इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? सेम रेशियो, यस एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सेम रेशियो, सेम साइज। देखो, कहाँ यूज होता है, आप इससे ये सोचो, जहां पे हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी ट्रांसफर करना है, एग्जैक्ट मोशन ट्रांसफर करना है, वहां पे बेसिकली हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है।
ठीक है, आपने गवर्नर्स पढ़ा होगा। ठीक है, गवर्नर्स में बेसिकली, गवर्नर का काम होता है कि जो भी आपका इंजन में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ठीक है, वो जो फ्लक्चुएट स्पीड में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वही फ्लक्चुएशन बेसिकली हम गवर्नर जो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ मोशंस, गवर्नर क्या करता है, गवर्न करने की कोशिश करता है फ्यूल सप्लाई को। किसको गवर्न करने की कोशिश कर रहा है? फ्यूल सप्लाई को। तो फ्यूल सप्लाई को प्रॉपरली गवर्न तभी कर पाएगा जब उसको एग्जैक्टली मोशन आप ट्रांसफर करो किसके, जो आपके स्पीड के, स्पीड, इंजन शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एग्जैक्टली मोशन ट्रांसफर करना होता है। तो वहां पे हम माइटर गियर यूज करते हैं। वहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, माइटर गियर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब उस गवर्नर पढ़ेंगे तो वहां पे हम जब डायग्राम बनाएंगे तो वो चीज आपको और ज्यादा बेटर क्लियर लगेगी। देखो, मैंने बोला कि जो गवर्नर्स है ना बेसिकली, ठीक है, जो गवर्नर्स है आपके, तो गवर्नर का काम क्या है कि जो स्पीड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। अब स्पीड में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल तो तब करेगा जब वो सेंस कर पाए कि स्पीड में फ्लक्चुएशन कितने हो रहे हैं। गवर्नर का काम क्या है कि फ्यूल सप्लाई को गवर्न करना अकॉर्डिंग टू द स्पीड फ्लक्चुएशन। तो स्पीड फ्लक्चुएशन को सेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि एक्चुअल मोशन, जो स्पीड का जो एक्चुअल स्पीड है उसको ट्रांसफर करना है स्पिंडल को, स्पिंडल ऑफ द गवर्नर। स्पिंडल बेसिकली गवर्नर का एक स्पिंडल होता है जो रोटेट कर रहा होता है। एंड उससे अटैच जो बॉल्स होती है वही बेसिकली डिसाइड कर रही होती है कि कितना फ्यूल सप्लाई आएगा जाएगा। ठीक है, मतलब आगे के एक्सटेंशन की मैं बात नहीं करूँ, सिंपली इतना पॉइंट आप समझो कि जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है वही हमें एग्जैक्टली ट्रांसफर करना है गवर्नर को, सो दैट वो उसको सेंस करके ये चीज को चेक कर पाए कि फ्यूल सप्लाई कम करना है कि ज्यादा करना है। तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट ही एग्जैक्ट मोशन ट्रांसफर होना चाहिए। तो वहां पे हम माइटर गियर बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। और वो माइटर गियर क्या करेगा, बेसिकली एग्जैक्ट मोशन को ट्रांसफर करेगा और वही मोशन को चेक करके बेसिकली हमारा गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, करेक्ट। तो वो चीज है। ठीक, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका माइटर गियर। तो इसमें लेट सपोज मैं अगर एक्सेस ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से एक्सेस ड्रॉ होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब लेट सपोज अज्यूमिंग टू बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, अच्छा साइज भी इक्वल है, वेलोसिटी रेशियो तो इक्वल है ही यही। ठीक है, ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, बोथ गेयर्स, ठीक है, इसमें हम ये भी लिख लेते हैं, बोथ गेयर्स आर ऑफ सेम साइज। बोथ गेयर्स आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम गवर्नर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो बेवल गेयर्स हो गया, स्ट्रेट बेवल गेयर्स, स्पाइरल बेवल गेयर्स। ठीक है, ये सब का ना बेसिकली मेरे पास इनके सब बेसिकली डायग्राम्स है, फोटोज है, वो दूसरे वाले लैपटॉप में बेसिकली। तो उसको कल मैं बेसिकली वहां से निकाल पाऊंगा, तो उसको हम कल देखेंगे। परफेक्टली 90 डिग्री इंटरसेक्शन, यस एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो कुछ हमें उसमें एक दो एनिमेशन वो भी देखने की, जब मैशिंग हो रही होती है टीथ की तो कैसे कैसे बेसिकली हमारा कॉन्टैक्ट बन रहा होता है, पिच पॉइंट क्या होता है, ठीक है, अडेंडम डिडेंडम, वो सब चीजें हमें बेसिकली डायग्राम के थ्रू ही ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो वो सब चीजें खैर, तो उसको हम पीपीटी फॉर्म में अरेंज करेंगे पहले, तब उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे डायग्राम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब गेयर की मैशिंग हो रही होती है, पिच पॉइंट कहाँ पे, इंगेजमेंट कहाँ पे हुआ, डिसएंगेजमेंट कहाँ पे हुआ, पिच पॉइंट कहाँ पे, ये सब चीजें, टूथ प्रोफाइल कैसे बन रही है, ये सब चीजें आप जब तक एक प्रॉपर डायग्राम नहीं देखोगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। ठीक, ठीक है, तो ये बेसिकली 90 डिग्री इंटरसेक्शन है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, तो ये बेवल गेयर्स का टाइप हो गया।
ठीक है। इसी में आप नेक्स्ट एक और चीज लिख सकते हो, सेकंड चीज इसी में। ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट बेवल गियर लिखा ना, तो उसी के बेसिकली टाइप्स हो गए ये सब। स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, माइटर गियर हो गया बेसिकली ये सब। इसी में नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक्सेस दैट नाइदर इंटरसेक्ट और नॉर पैरेलल, ये सब चीजें। तो इसमें लिख लेना नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग एक्सेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट आई थिंक, सी। एक्सेस आर नाइदर पैरेलल nor intersecting. Nor intersecting. ठीक है, एक्सेस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, करेक्ट, ये चीज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से। सबसे पहले तो हाइपोइड गियर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, दिस इज द हाइपोइड गियर। ठीक है, हाइपोइड गियर हो गया। सेकंड हम बोलेंगे यहाँ पे क्रॉस्ड हेलिकल गियर। क्रॉस्ड हेलिकल गियर। ठीक है, थर्ड आपके पास है यहाँ पे वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, थर्ड हम बोल सकते हैं वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, आपको याद हो इसमें तो हाइपोइड गियर क्रॉस हेलिकल गियर का तो बेसिकली हम डायग्राम ही देखेंगे, उसको बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं वर्म एंड वर्म व्हील की बात करूं, वर्म एंड वर्म व्हील की बात करूं, तो आपको शायद ये चीज आइडिया होगा थोड़ा सा, कि कुछ ऐसा होता है कि एक आपका ये बेसिकली है आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर वर्म, और ये बेसिकली आपका ये है। ठीक है, तो इसमें टूथ कट्स हो रखे। ठीक है, तो नाम से आपको पहली बात पता चल रहा है वर्म व्हील कौन सा होगा, व्हील यही है, और जो वर्म है वो बेसिकली ये है। इसमें से ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन है, इन दोनों में से ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन सा है। व्हील इज ड्रिवन। मतलब ड्राइवर बेसिकली वर्म है, ये कहना चाह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, ये काइट के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आप कहाँ यूज होता है, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। पावर स्टेयरिंग। और पावर स्टेयरिंग के अलावा मेन, वो तो आपने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बोल रहे हो, स्पीड रिडक्शन। स्पीड रिडक्शन। स्पीड रिडक्शन इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, द स्पीड रिडक्शन। ठीक है, तो 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50, 100, 1000 टाइम्स के अराउंड ये स्पीड रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील। तो ये बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये चीज एक तो टाइप ऑफ गियर इसके अकॉर्डिंग हो गए हमारे। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ गियर हमारा बेसिकली किसके अकॉर्डिंग हो गए, द इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर। अभी तक देखो ये जो मैशिंग हम पढ़ रहे हैं, देखो ये जो आपने मैशिंग पढ़ी, ये जितनी मैशिंग पढ़ रहे हो आप, ये जो मैशिंग चल रही है सब, ये सब क्या है, एक्सटर्नल मैशिंग है। ठीक है, ये एक्सटर्नली मैश हो रहा है सारे के सारे। ये जो मैशिंग हुई है आपस में, टूथ का जो आपस में एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट बनता है उसको हम मैशिंग बोलते हैं ना।
तो ये जो मैशिंग है सब आपका एक्सटर्नल है। अब अगर ये इंटरनल हो जाए, इंटरनल कैसे बन सकता है देखो, इंटरनल की अगर हम बात करें तो लेट सपोज आपके पास ये गियर है एंड इसके टीथ अंदर की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से, और आपने यहाँ पे दूसरा टीथ ड्रॉ करा है लेट सपोज, ठीक है, और इसके टीथ कुछ ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो येलो वाला टीथ है बेसिकली, ये वाला जो गियर है और ये जो ब्लू वाला है, इनका अगर आपस में मैचिंग होगा तो वो कहलाया जाएगा आपका इंटरनल मैचिंग, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसका आपस में ऐसा मैचिंग है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ मैचिंग होगा तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल मैचिंग, ठीक, इंटरनल गियर बेसिकली, इंटरनल गियर। बाकी अभी तक हमने जो देखा वो सब एक्सटर्नल गियर का पार्ट है, ये क्या इंटरनल गियर का मैचिंग, ठीक है, करेक्ट। ये चीज हमारे जो सिलेबस में जो चीजें डिस्कस करनी है मोस्टली हमें किसका एनालिसिस करना है, स्पर गियर का ही एनालिसिस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन एक बेसिक क्लासिफिकेशन का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें, पीएसयूज में खासकर, पीएसयूज में खासकर इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जब न्यूमेरिकल देखेंगे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक बेसिक गेयर के ऊपर हमने कंसेप्ट जो बना रखे हैं, वही कंसेप्ट को अगर हम आगे फॉलो करें अलग अलग गियर में तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक बेसिक कंसेप्ट से उसी पे न्यूमेरिकल हमेशा पूछा था गियर में। और गियर का एक बेसिक एप्लीकेशन पार्ट आगे हम जो पढ़ेंगे वो है गियर ट्रेन, जिससे आप देखोगे हर साल, मतलब ऑलमोस्ट कभी एक दो साल हो सकता है जिसमें क्वेश्चन आया हो, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं गियर ट्रेन से, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गियर चैप्टर का, ठीक है। अभी तो हम जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सब बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो गियर टर्मिनोलॉजी है, एंड फिर देन लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग एंड द गियर टर्मिनोलॉजी, ये दो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब बेसिक वाला पार्ट चलेगा। जैसे आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स देखी है, उसके बाद हमें नेक्स्ट गियर टर्मिनोलॉजी और गियर आपका वो देखना है, लॉ ऑफ गियरिंग एंड गियर प्रोफाइल्स, ये सब। इतना सब बेसिक होने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट होता है, कि इनवॉल्यूट में इंटरफेरेंस है, साइक्लोइडल में नहीं है, कैसे इस चीज को इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं, इंटरफेरेंस होता क्या है गियर में, ठीक है, और इंटरफेरेंस क्या इम्पैक्ट डालता है गियर की लाइफ पे, वो सब चीजें हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक पार्ट है। एप्लीकेशन पार्ट आगे, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ टूथ का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, टीथ का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, ठीक है, वो सब चीजें हो गया। एंड गियर ट्रेन वाला पार्ट जो कि एप्लीकेशन पार्ट है, वो भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गियर चैप्टर्स में। तो उससे आप देखोगे हमेशा 8 में क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो ये सब तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो थ्योरेटिकल जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। तो ये गियर क्लासिफिकेशन है। बाकी इसमें जो लास्ट वाला हाइपोड गियर है, वर्म एंड वर्म व्हील है, तो इसका हम बेसिकली डायग्राम देखेंगे डायरेक्ट, उसी डायग्राम में बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पुराना बेसिकली जो लैपटॉप खराब हुआ था उसमें से मुझे कुछ डाटा निकालना है, ठीक है, तो वो इसमें रखूंगा, तब बेसिकली आपको ज्यादा इजीली समझ में भी आएगा। और जो गियर टर्मिनोलॉजी वो भी हमें डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि अदरवाइज डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और बन भी नहीं पाएगा उस लेवल का। तो वो चीज है। तो हमारे पास डायग्राम रहेगा ऑलरेडी। तो गियर की जो प्रोफाइल है जिसमें इंडिविजुअल टर्म्स हमें समझनी होती है, मॉड्यूल क्या है, सर्कुलर पिच क्या है, अडेंडम डेडेंडम, रूट सर्कल, बेस सर्कल, ठीक है, टूट विड्थ, टूट थिकनेस, ये सब कॉन्सेप्ट हमें चीजें समझनी है, बैकलैश क्या होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको हम डायग्राम की हेल्प से डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम बेसिकली इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। अमन शर्मा टोम अभी ऑलमोस्ट काफी टाइम लगेगा। आप आपको बस ये देखना है कि आप किसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, क्योंकि अभी टोम में काफी और सिलेबस है इंक्लूडिंग वाइब्रेशंस, तो इजीली टोम में अराउंड 1 मंथ अराउंड लगेगा। आयुष लास्ट वाला क्लासिफिकेशन कैसा लिखा है अमन? वो देखेंगे, वो होगा मशीन डिजाइन पैरेलल में स्टार्ट होगा, जैसे आपका सोम खत्म होगा तब हो सकता है। सोम का बीच में टाइम मिलेगा तो होगा, अंकित सर स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रॉब्लम मशीन डिजाइन, क्योंकि अभी पैरेलल में शायद थर्मो स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, आयुष क्या बोलो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसा लिखा एक्सटर्नल और इंटरनल? लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, देखो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन अभी सब ये एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन ही है आयुष। हाइपोड गियर, क्रॉस हेलिकल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये सब आपका एक्सटर्नल ही है। वो तो मैं अलग से एग्जांपल बता रहा था कि इंटरनल गियर और एक एक्सटर्नल गियर वाला कंसेप्ट, जो थर्ड सी पार्ट में लिखा है वो सब आपका आपका बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल पार्ट ही। ठीक है, एक्सटर्नल मैशिंग वाला पार्ट है सब। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम इसी में सबसे पहले इसका इमेजेस देखेंगे कि ये क्रॉस हेलिकल गियर क्या है, हाइपोड गियर क्या है। ठीक है, फिर देन हम गियर टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट पे आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी है मॉड्यूल की, सर्कुलर पिच की, है ना। वो हमें डायग्राम की हेल्प से ही क्लियर हो पाएगा, जस्ट डेफिनेशन से उसका कोई फायदा नहीं है। हमें उसको डायग्राम के फॉर्म में समझने की जरूरत है कि डायग्राम में एक्चुअली कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो चीज। ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं। कल हम लॉ ऑफ गियरिंग भी कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू सो मच।